इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा में बीजेपी नेता के प्रस्तावक रामवीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण के नामांकन में प्रस्तावक वो रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और इस वारदात को चुनावी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। तो मथुरा में प्रधान की हत्या पर अब बवाल हो गया है। मथुरा में बीजेपी नेता के प्रस्तावक रामवीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया। आपको ये बता दें कि कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण के नामांकन में वो प्रस्तावक भी रहे हैं और पुलिस फिलहाल अब जांच में जुट गई है, मौके पर पहुंच गई है पुलिस और इस वारदात को चुनावी रंजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि प्रस्तावक की मौत होना वो भी चुनावी माहौल में ये कई तरह के सवाल भी खड़े करता है। बीजेपी नेता के करीबी की हत्या की गई है। मथुरा से ये खबर आप देख रहे हैं। मथुरा में बीजेपी नेता के प्रस्तावक रामवीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण के नामांकन में प्रस्तावक हो रहे हैं और साथ साथ पुलिस अब फिलहाल वहां पर मौके पर पहुंच गई है। आगे की छानबीन और पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है और इस पूरी वारदात को चुनावी रंजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मथुरा में बीजेपी नेता के प्रस्तावक रहे हैं रामवीर, जिनको ये गोली लगी है। और अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, और क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है? देखिए, जो ये प्रधान है ये कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक थे। ये गांव के प्रधान भी थे और बताया ये जा रहा है कि परिक्रमा मार्ग पर इनको गोली मारी गई है। जब ये परिक्रमा कर रहे थे उसी दौरान इनको गोली मारी गई है। परिक्रमा मार्ग पर एक बाइक पर 3 बदमाश आए और तीनों बदमाशों ने इन पर अंधाधुंध गोली फायर की है। 3 गोलियां इनको लगी है और जिसकी वजह से इनकी मौके पर ही मौत हुई है। फिलहाल जो लोकल पुलिस है और पुलिस के आला अधिकारी वो इस वक्त स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। वो लगातार जो है वो छानबीन कर रहे हैं, लेकिन इस वारदात को लेकर इलाके के लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं। जी, यानी कि गुस्सा देखने को मिल रहा है। और मथुरा में बीजेपी नेता के प्रस्तावक थे रामवीर, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश सवार होकर आए और उन पर दिन दहाड़े गोलियां चला दी, इस वारदात को अंजाम दिया। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण के नामांकन में वो प्रस्तावक भी रहे हैं और पुलिस मौके पर पहुंचकर फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। और उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए हो रहे चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता लोगों के बीच जाकर घर घर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने देवबंद और मुजफ्फरनगर में लोगों से मुलाकात की और पार्टी के लिए प्रचार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बागपत के बड़ौत में चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभाली। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अखिलेश सरकार पर जोरदार हमला किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बरेली, इटावा और औरैया में लोगों से वो मिले। बरेली में जेपी नड्डा ने सबसे पहले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद लोगों के बीच जाकर घर घर प्रचार किया गया। 3 तस्वीरें भी आप देख लीजिए। देवबंद में अमित शाह कुछ देर पहले वहां पहुंचे थे, बागपत में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और बरेली में जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे। यानी कि सारे स्टार प्रचारक इस वक्त पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं ताकि बीजेपी को 2022 विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके से जीत हासिल हो। और पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार में जुटे गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर के बाद देवबंद पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दूर दूर तक लोगों की भीड़ दिखाई दी। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां सड़कों पर लोगों का सैलाब आ गया हो। इस दौरान अमित शाह वहां लोगों से मुलाकात करते दिखे, लेकिन सड़कों पर मौजूद भीड़ को काबू कर पाना मुश्किल होता हुआ दिखाई दिया। पार्टी का झंडा हाथ में पकड़े कार्यकर्ता हर गली कोनों में खड़े हुए नजर आए, जिसके बाद अमित शाह को अपना कार्यक्रम छोटा करना पड़ा। अमित शाह का वहां घर घर जनसंपर्क अभियान का जो कार्यक्रम था वो आधे घंटे का था, जिसे सिर्फ 15 मिनट करने के बाद वो अब आगे बढ़ गए। संजीव बालियान जी से हम बात करते हैं। ये बताइए, राजनीति की यह प्रयोगशाला है और किस तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर गृह मंत्री दौरे को देखते हुए? देखिए, मुजफ्फरनगर में भी हमें पूरा नहीं कर पाए और देवबंद के हालात आप देख रहे हैं। जो समर्थन, जो प्यार गृह मंत्री जी को मिल रहा है वो बताता है कि आने वाले चुनाव में क्या होगा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। संजीव जी, क्या ध्रुवीकरण की कोशिश है? आरोप ये लगाया जा रहा है विपक्ष की ओर से बांटने की कोशिश की जा रही है। उनका काम आरोप लगाना, हमारा काम जवाब देना है। भाई, हम ऐसा किसी नहीं, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं विकास के ऊपर। 5 साल में जो प्रदेश में अच्छी सरकार चली उसके ऊपर, 7.5 साल में केंद्र सरकार के ऊपर। ध्रुवीकरण की आवश्यकता उनको है, क्योंकि फ्री की वोट होना चाहिए, हमें काम के हिसाब से वोट मांगे। AIMIM बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है इस इलाके में जहां पर हम हैं। इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की प्रयोगशाला भी कहा जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो
उन्हें पता नहीं कि भाई यहाँ कितने हैं कितने नहीं, मुझे तो पता। मुझे तो एक बात दिखाई दे रही है कि पश्चिम में 2017 वाला माहौल है, जैसा 2017 में ऐसा ही इस बार होगा। राकेश टिकैत जी किसान आंदोलन, भाई उनने तो कह दिया कि कोई सी वोट दो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। उन्हें कहा, वो कहाँ राजनीति में है? राजनीति में समाजवादी पार्टी लोक दल है, उन्हें क्यों राजनीति में बांट रहे हो? उनकी चुनौती ठीक है। पिछली बार भी थी 19 में, उस बार तो बसपा भी थी, इस बार कम से कम बसपा अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं। संजीव बालियान ये प्रमुख जाट नेता है, देखिए ये वो अपनी रणनीति बता रहे हैं, बीजेपी की पार्टी की रणनीति यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे सामने आएगी। विकास के एजेंडे पर लगातार इनकी पार्टी है वो आगे बढ़ेगी। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बागपत बढ़ौत में चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभाली। योगी ने बागपत जिला अस्पताल का दौरा किया और कोरोना के संबंध में हालात का जायजा लिया। इसके बाद योगी ने मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान योगी ने पहले की अखिलेश सरकार पर हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में दंगे होते थे, जबकि बीजेपी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। योगी ने यह भी कहा कि पहले विकास का पैसा नेताओं और माफिया के घर जाता था और बाकी बचे पैसे से कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का विकास होता था। इनका विकास का जो मॉडल था वो विनाश का था, नकारात्मक था, अराजकता पैदा करने वाला था। और यही कारण था कि विकास का सारा पैसा बटोर करके या तो अपने नेताओं के घर में भेजते थे या फिर माफियाओं के हवाले करते थे। और अगर कहीं थोड़ी बहुत कहीं लगता था कि करना है तो विकास का कहां का कराते थे मालूम है आपको? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का केवल एक विकास दिखाई देता, वो विकास है कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के बाद उनका कोई विकास नहीं दिखाई देता, ना सड़क का, ना बिजली का, ना पानी का, ना हाईवे का, ना मेट्रो का। जो दंगा करेगा उसको मालूम है कि उसकी 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं कर पाएगी और पोस्टर अलग से चिपका होंगे। चाहे दंगाइयों के पोस्टर पहले भी कभी चिपकाए जाते थे क्या? पहले तो उनको मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। ये पेशेवर माफियाओं के ऊपर पहले सरकार इतनी मेहरबान होती थी कि वे इस सत्ता का संचालन करते थे। और अब अगर आपके बागपत में हाईवे और मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो माफिया के संपत्ति पर बुलडोजर भी चल रहा है। इससे पहले गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। चीनी मिलें जब मर्जी तब बंद हो जाती थी, किसान ताकता रह जाता था, उसकी उपज ही नहीं खरीदी जाती थी। और पिछले 5 साल के अंदर आपने देखा होगा, जब तक गन्ना किसान के खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिल चलेगी। और इस समय तो हम 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कर रहे हैं। 70% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हम इस सीजन का कर चुके हैं। और भाइयों बहनों, मैं आज आपके बीच इसीलिए आया हूं कहने के लिए, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम मिले, यह काम भी सरकार ने, हमारी सरकार ने आगे किया। समाजवादी पार्टी की सरकार का कुल वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ का था और मैंने अब तक, हमारी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पैसा केवल किसानों के ही खाते में डाल दिया है। सत्तालोलुप राजनीतिक दलों के हाथों में जो बागडोर प्रदेश के अंदर जिन तत्वों के हाथों में आई थी, जिनके लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता नहीं बल्कि अपना स्वयं का परिवार महत्वपूर्ण हो गया था। कहीं चाचा भतीजा के लिए, कहीं बुआ भतीजे के लिए, कहीं भाई बहन के लिए, उससे बाहर उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। उन लोगों ने प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को तो छिन्न भिन्न किया ही, लोकतांत्रिक मूल्यों को भी तार तार करने का कार्य किया था। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पलायन होता था व्यापारियों का, युवाओं का। आज पलायन नहीं होता,
आज प्रगति होती है, नौजवानों के लिए रोजगार का सृजन होता है। मैं लोकसभा चुनाव में आया था और लोकसभा चुनाव के पहले जब मैंने यहां पर एक सभा को मैं संबोधित कर रहा था, मैंने डॉक्टर सतपाल सिंह जी से पूछा, मैंने कहा हमारी सभाओं में इतने युवा कैसे? इन्होंने कहा युवा हमारी सभा में नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे? मैंने कहा कैसे? इन्होंने कहा आपको मालूम है उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकली थी, पहले 2017 के पहले जब ये भर्ती निकलती थी तो सारी भर्ती सिपाही खानदान निकल जाता था, और इस बार जब भर्ती निकली तो हमारे यहां एक गांव के 27 नौजवान भर्ती हुए हैं, 27 नौजवान। और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मेरठ में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। घर घर संपर्क अभियान पर निकली स्मृति ईरानी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में महिलाओं की रक्षा करने वाले लोगों की हत्या की जाती है। उन्होंने लोगों से महिला सुरक्षा और माफिया पर एक्शन के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। एक तरफ इस चुनाव की रणभूमि में आप देखते हैं कि सपा का नेता कहता है कि चुन चुन कर बदला लेंगे। ये सपा का नेता क्या बदला लेगा इस जनता से, जिस जनता ने जवान बेटों की अर्थियों को उगते देखा है। इसलिए आज आपसे अमित अग्रवाल जी के लिए नहीं, आपके लिए सवाल करने आई हूं। अगर गलत तरफ वोट पड़ा तो क्या किसी मजबूर बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ का पाप आप अपने सर पर ले लेंगे? उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि कानून अगर तोड़ोगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हें पुलिस की गिरफ्त में लेकर जेल के पीछे सजा कटवाने पर मजबूर कर देगी। अगर वोट देना है कि अपराधी कभी सर ना उठा पाए, हाँ, हम उन अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाएं, उनकी अवैध संपत्ति को हम लेकर खजाने में जनता के भर पाएं, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मिशन यूपी में जुटे हुए हैं। नड्डा ने बरेली और इटावा में प्रचार की कमान संभाली। सबसे पहले जेपी नड्डा ने बरेली के बड़ा बाग हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद घर घर जाकर प्रचार किया। इसके बाद जेपी नड्डा ने इटावा क्लब में संगठन कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इटावा के बाद वो औरैया विधानसभा पहुंचेंगे और वहां प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बागपत गए और उसके बाद इटावा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और घर घर जाकर प्रचार अभियान उनकी ओर से चलाया गया। बरेली में नड्डा पहुंचे और इटावा उसके बाद पहुंचे और अब उनके औरैया पहुंचने का भी कार्यक्रम है। वहां के विधानसभा सीटों में भी वो जाएंगे और लोगों तक घर घर तक पहुंचेंगे, परिवारों से मुलाकात करेंगे और घर घर जाकर पर्चे उनकी ओर से बांटे जाएंगे। कि हम विकास करेंगे तो विकास किसका होता है? परिवार का। नेता कौन बनते हैं? एक ही परिवार से, कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई भैया, कोई मामा, कोई पापा, ये सब, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई जिला परिषद, ये सब वंशवाद की पार्टी, क्षेत्रवाद की पार्टियां हैं। आप बात करो, आप साउथ से उठा करके देखो, चाहे टीआरएस है, चाहे विचार की पार्टी रह गई है और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी परिवार की पार्टी है, ध्यान में रखना। और पश्चिमी यूपी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर के देवबंद से पहले मुजफ्फरनगर गए, जहां उन्होंने जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। अमित शाह ने वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पिछली सरकारों को घेर लिया। अमित शाह ने इस दौरान योगी सरकार के काम की भी जमकर तारीफ की और दावा किया कि सीएम योगी की सरकार में माफिया राज और दंगा करने वालों का दौर खत्म हुआ। अमित शाह ने अखिलेश और जयंत चौधरी को भी उनके गठबंधन पर घेर लिया और कहा कि अखिलेश जीते तो जयंत जाएंगे और आजमाएंगे। और घर घर प्रचार अभियान की एक झलक भी आप देख लीजिए। जब मुजफ्फरनगर पहुंचे हुए थे गृह मंत्री अमित शाह, उस वक्त वहां पर उन्होंने घर घर पहुंचकर परिवारों के साथ मुलाकात की, साथ साथ
मंच से विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने साफ कहा कि अखिलेश अगर जीते तो जयंत जाएंगे और आजमाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर। 17 के बाद 2022 में आपके सामने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार से। सपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोल पड़ा। भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहाँ पर अपना कब्जा जमाया था। और आज जब मैं आया हूं, कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। कल अखिलेश जी और जयंत जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ हो, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो? मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई? बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है, फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे। और अमित शाह ने अखिलेश जयंत के गठबंधन को दिखावा करार दिया। अखिलेश को घेरते हुए अमित शाह ने कहा कि अखिलेश जीते तो आजम बाहर आ जाएंगे और जयंत की जगह आजम ले लेंगे। अभी अभी कल अखिलेश जी और जयंत जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ हो, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो? मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई? बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है, फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे। अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। ये किस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश बाबू छलना चाहते हैं? क्या ये समझते नहीं है मुजफ्फरनगर वाले? टिकटों के बंटवारे से ही समझ हो गए हैं कि आगे क्या होने वाला है। और अमित शाह ने अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी घेर लिया। तो आपको बता दें कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव को घेरा है गृह मंत्री अमित शाह ने। जब वो मुजफ्फरपुर में थे और वहां से चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। अखिलेश बाबू को मैं सुनता था, कल भी कहकर गए यहाँ, उनको लाज भी नहीं आती, झूठ भी इतने जोर से बोलते हैं कि कोई सच मान जाता है। उन्होंने कहा कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक नहीं। अखिलेश बाबू, आज सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं आंकड़े देने आया हूं। हिम्मत हो तो आपके समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए। आपके शासन की अपेक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के 5 साल के बाद डकैती के अंदर 70% की कमी हुई है मित्रों। और ये रिकॉर्ड है। लूट के अंदर 69% करीब लूट के अंदर भी 70% की कमी हुई। हत्या के अंदर 30% की कमी हुई है। अपहरण के अंदर 35% की कमी हुई है और बलात्कार के अंदर भी 30% से ज्यादा कमी हुई है। अखिलेश बाबू,
मैंने तो अपना हिसाब दे दिया। आप आपके शासन के आंकड़े और भारतीय जनता पार्टी के शासन के आंकड़े आप हाथ में लेकर एक प्रेस वार्ता करिए तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम पड़ेगा। मुझे मालूम है वो नहीं करे, क्योंकि उनके पास बताने को कहीं। और इसी के साथ अमित शाह ने कहा कि अखिलेश जीते तो यूपी में एक बार फिर माफिया राज आएगा और दंगे होंगे। जिस प्रकार से सपा बसपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोल पड़ा। भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहाँ पर अपना कब्जा जमाया था। और आज जब मैं आया हूं, कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर। और योगी बागपत में चुनावी प्रचार कर रहे थे तो वहीं अमित शाह मुजफ्फरनगर में पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। अखिलेश को घेरते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी में दंगे हुए, लेकिन 2017 के बाद से यूपी में योगी की सरकार बनने के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर आया हूं तब 14, 17 और 19 तीनों चुनाव मेरे नजर के सामने से गुजरे। मैं जब प्रभारी बना उत्तर प्रदेश का, शुरू में ही दंगे हो गए। मैं यहां आया, मैंने दंगों की वेदना को जाना था, पहचाना था। आरोप करने वाले पीड़ित बन गए और पीड़ित थे उनको आरोपी बना दिया। खैर मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आज भी दंगों की वो पीड़ा को भूला नहीं।